हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन एस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो हम लोग इकोनॉमी के लेसन देख रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि हम लोग दो टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किए थे। एक तो थी यहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेट्स एंड देन यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट। तो फर्स्ट लेसन में ये दो टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर की थी। आज स्टार्ट करेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये इसमें थोड़ी बहुत बात पता चलेगा, यानी कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा ही देखने को मिलेगा। बट इसके बाद आप देखो कि बैंकिंग यूनिट जो है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट थोड़ी डेप्थ में है। एंड देन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कोल सेक्टर, जो कि आपको पता ही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकॉनमी का, जिसमें कि आप देखो कि हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही है। तो उसको भी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इस रिलेटेड टॉपिक से पूछा गया, उसको भी हम लोग साथ में सॉल्व करते हुए जाएंगे। और यहाँ पे जो टॉपिक है उसे भी मैं डील करवाते हुए जाऊँगी। तो प्रीवियस लेसन भी देख लीजिएगा आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की, जो कि है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एक्चुअली यहाँ पे कहने के लिए क्या बातें की जा रही है, इसको आराम से समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ जो इंडस्ट्री एंड इन ट्रेड है, इनके द्वारा एक पायलट फेज़ पे इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। समझते हैं। देखिए, पायलट फेज़ कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप समझो कि पायलट बेसिस पे या फिर किसी जगह पे, या फिर बस देखने के लिए कि हाँ ये जो यहाँ पे डिजिटल कॉमर्स करके एक नेटवर्क, जो ओपन नेटवर्क अगर यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं तो ये कितना सक्सेस है। इट मीन्स कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो पहले कहते हैं ना कि इसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसको लॉन्च करके कि हाँ ये पीपल फ्रेंडली है कि नहीं, ये वर्क ठीक से कर रहा है कि नहीं, इसमें क्या ड्रॉबैक्स है, क्या यहाँ पे चैलेंजेस क्या निकल कर आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए पायलट फेज़ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो ये पूरे पैन इंडिया में इसको लॉन्च नहीं किया गया। पायलट फेज़ कहने का मतलब है कि कहीं कहीं पे इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो इस पायलट का एम यही है कि इन टू इन ट्रांजैक्शंस जो यहाँ पे आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आर्किटेक्चर में होने वाला है, उसको टेस्ट करना। और ये भी आप देखो डिफरेंट प्लेटफॉर्म में होगा। जैसे कि ऑर्डर किया जाता है, जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हो, देन आप यहाँ पे पेमेंट करते हो, और फिर उसके बाद आपके घर में वो डिलीवर होता है। तो इट मीन्स कि ये ओपन नेटवर्क हो रहा है डिजिटल कॉमर्स के लिए। तो डिजिटल कॉमर्स कंपनीज़ आप जान ही रहे हो, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारे हैं जितने भी आप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट से आप परचेज़ करते हो। तो यहाँ पे पहले ऑर्डर करते हो, फिर पेमेंट करते हो, फिर डिलीवर करते हो। तो इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाया गया है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा देखिए कहाँ कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, पायलट फेज़ पे, यानी कि कहीं कहीं पे इसको लॉन्च किया गया है। तो अभी टोटल 5 सिटीज़ हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और भोपाल और शिलोंग है। तो यहाँ पे आप देखो कि इसको 100 सिटीज़ में आगे चल के लॉन्च किया जाएगा, यानी कि 6 मंथ्स में अगर ये 5 सिटीज़ में यहाँ पे वर्क कर गया, तो उसके बाद आगे आने वाले 6 मंथ्स में ये 100 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कहने का क्या मतलब है। इसका एम है कि ओपन नेटवर्क यहाँ पे प्रमोट करना। इट मीन्स कि जितने भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर। इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे नेटवर्क का यूज़ करके ऑनलाइन आप लोग परचेज़ कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो इसके लिए एक ओपन नेटवर्क यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ये जो आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये आज के डेट में जो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक डिजिटल कॉमर्स मॉडल है ना, इसी के जैसा देखने को मिलेगा, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है वो सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं या फिर सेम ऐप को यूज़ करते हैं, और ये डिजिटली विजिबल है, और यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होता है। सेम यहीं पे वही बातें कही जा रही है कि अगर आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, तो आप लोग भी वही यहाँ पे आप लोग जो है बायर्स हो, और जो सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो भी सेम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अमेज़न प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो ये जो ओपन नेटवर्क यहाँ पे डिजिटल कॉमर्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक जो बायर है ना, वो अपने आप को अमेज़न पे पहले रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे डायरेक्टली परचेज़ कर लेते हैं गुड्स फ्रॉम ए सेलर, जो कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट में भी सेल करते हैं। आप देखते हो कि फ्लिपकार्ट और जो अमेज़न है और बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसमें कि थर्ड पार्टी का भी इंक्लूजन है। इट मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि अपने कोई प्रोडक्ट को सेल करवा देना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है कंज्यूमर से मिलके नहीं, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पे जो है आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को ही सेल कर सकते हैं। तो ये ओपन नेटवर्क है, जो कि एक ओपन सोर्स्ड मेथोडोलॉजी पे ये आपका डिपेंडेंट है। साथ ही ये प्रोजेक्ट में आप देखो कि एक यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस प्रोजेक्ट है, यानी कि यूपीआई मोड में इसको लाया गया है, जिससे कि आप देखो जो पेमेंट करते हो वो यूपीआई के थ्रू डायरेक्टली हो जाएगा। यूपीआई जो है ये सारे लोगों को अलाउ करता है कि मनी जो है वो आप सेंड करो, रिसीव करो, जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यानी कि पेमेंट प्लेटफॉर्म में रजिस्टर किए हुए, तो यूपीआई के थ्रू आसानी से हो जाती है। साथ ही आप देखो कि ये कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड है।
और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि ये इंटीग्रेशन कर रही है, यानी कि जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना उसको एक जगह लाकर एक ओपन नेटवर्क यहाँ पे बनाने का बात किया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये ओपन नेटवर्क तो बनाने का बात किया जा रहा है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप देखो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सब यहाँ पे एक साथ होंगे। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे डोमिनेशन चेक करने के लिए। जो ई कॉमर्स मार्केट आज के डेट में आप देखते हो कि कुछ ही है जो कि बहुत ज़्यादा चलते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट है, जो कि आई थिंक कि अगर ऑनलाइन परचेज़ करते होंगे लोग तो इस वेबसाइट से तो ज़रूर करते हैं, एक्चुअली इस ऐप से तो ज़रूर ही करते होंगे। बाकी आप देखो कि बहुत सारे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स अवेलेबल हैं, बट इससे तो ज़रूर करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये आप देखते हो कि डोमिनेंट है, यानी कि इनकी मार्केट आप देखो, एक तो सेल आती है तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में तो बहुत ह्यूज डिस्काउंट देते हैं। तो एक आप देखो ई कॉमर्स में कुछ ही ऐसे एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसी को चेक करने के लिए ये ओपन नेटवर्क लाया गया है। सेकेंड, आप देखो कि इंडिया की ई कॉमर्स सेक्टर जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक 111.40 बिलियन तक ये रीच करेगा, जो कि 2020 में कितना है तो 46 बिलियन ऑनली है। तो इट मीन्स कि ग्रोइंग आस्पेक्ट अगर हम लोग अपने इंडिया में ई कॉमर्स कंपनीज़ का देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये चीज़ तो आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि जब से ये ऑनलाइन मार्केटिंग आई है, ई कॉमर्स जितने भी वेबसाइट आए हैं, एप्लीकेशन आए हैं, जो आप देखते हो कि जो शॉप है, रिटेल मार्केट है, उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि सारे लोग जो है एक तो ह्यूज डिस्काउंट देते हैं और हर टाइम आप देखो कोई ना कोई सेल लगा रहता है। तो सेल क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होती है कि चलो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो ऐसा क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स कि रिटेल शॉप और जो ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिसमें हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस हो रहा है और जो दुकान में बैठे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है लॉस सहना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्ज स्केल डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है डिजिटल कॉमर्स का, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे दोनों, यानी कि स्मॉल मर्चेंट जो कि हमारे देश में है, इन दोनों को, स्मॉल हो या लार्ज हो, दोनों को प्रोवाइड करना है। फाइन, वाइडर एक्सेस है यहाँ पे सेलर के लिए, तो ये भी थर्ड पॉइंट है। जैसे स्पेशली आप देखते हो कि किराना स्टोर ओनर्स हैं तो काफ़ी एक्सेस इनका मिल जाता है। अगर ओपन नेटवर्क इस तरीके से रहेगा तो इससे क्या होगा कि बिज़नेस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपना इस तरीके के एप्लीकेशन में आकर अपना सामान बेचेंगे, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है ये बहुत कम हो जाएगा, बेटर प्राइसेस आएंगे। यानी कि आप समझो कि दो मार्केट में अगर आप देखते हो तो दो मार्केट में आपको प्राइसिंग ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन एक ही सामान का, एक ही गुड्स का अगर चार मार्केट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइसिंग आपको बेटर देखने को मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग देख लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ओवरऑल अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें इस सेक्टर का, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंटायर वैल्यू चेन है उसको डिजिटाइज़ किया जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा जो इंटायर वैल्यू चेन है वो कहीं ना कहीं डिजिटाइज़ होगा, अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड होगी। जितने भी ऑपरेशन है, यानी कि जितना भी काम किया जाएगा ये गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज़, इसकी स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगी। हमारा इंक्लूजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स जो है वो ऑनलाइन आ पाएंगे और इफ़िशियंसी देखने को मिलेगा। और जो वैल्यू फॉर कस्टमर है, कंज्यूमर के लिए जो वैल्यू है सामान की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्हांस हो पाएगी। तो ये सारे ओवरऑल डेवलपमेंट है। यानी कि आप देखो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड का हमेशा से कंप्लेन रहा है कि दुकान वाले को बहुत घाटा हो रहा है जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स आए हैं। तो क्यों ना एक ऐसा ही नेटवर्क बना दे जिसमें कि सबके लिए आसान हो। पहले क्या था, बहुत टफ था, लोग जो यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं उनके लिए बहुत टफ था कि वो कैसे ऑनलाइन सामान बेचे, बट नाउ इट इज़ वेरी फिजिबल। बहुत ही ज़्यादा ये आप देखो कि ईजियर हो चुका है कि कोई भी जो है दुकान वाले वो अपना इस तरीके के एप्लीकेशन में आकर अपना सामान बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा और कहीं ना कहीं कंज्यूमर को हेल्प हो पाएगा। यानी कि इससे ई कॉमर्स जो है ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेलर इसमें आएंगे तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स भी आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑप्शंस भी मिलेगा, तो एक्सेसिबल हो पाएगा कंज्यूमर्स के लिए। और हम लोग जो है कोई भी सेलर को डिस्कवर कर पाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस को हम लोग एक कंपैटिबल जो प्लेटफॉर्म है, जो हमें सही लग रहा है, उससे हम लोग यहाँ पर डिस्कवर कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगा कि अपने प्रीफर्ड जो लोकल बिजनेस है उसको हम लोग प्रेफर करें। यानी कि आप देखो कि पहले क्या था, जस्ट सपोज दैट कि आप इस चीज़ से पहले चले जाओ कि जब अमेज़न, फ्लिपकार्ट नहीं था तो आप लोग सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह किस शॉप से ख़रीदते थे। तो अब क्या है कि आप उस शॉप से नहीं ख़रीदते हो। अब क्या होता है कि आप लोग ऑनलाइन ही परचेज़ कर लेते हो। लेकिन कितना अच्छा रहेगा कि उसी शॉप के सारे प्रोडक्ट्स जो है, सारे कपड़े अगर ऑनलाइन आ जाए तो फिर तो आप उस शॉप का नाम सर्च करके आराम से उस शॉप के जो है कपड़े आप खरीद सकते हो। तो वही चीज़ें कही जा रही है कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बेटर ऑप्शन होगा और जो लोकल बिज़नेस है वो जो आप प्रेफर करते थे पहले, उसी चीज़ को आज भी प्रेफर करोगे।
लेकिन फिर भी आप देखो कि इतनी आसानी से तो मैं सारी चीज़ें बता दी कि हाँ, इस तरीके का ओपन नेटवर्क होगा जहाँ पे सारे ई कॉमर्स कंपनी काम करेंगे, जहाँ पे सारे शॉपकीपर्स जो है वो आ जाएंगे, सारे दुकान वाले ऑनलाइन हो जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। कंसर्न ये है कि यहाँ पे आप देखो कि जो बिग प्लेयर्स है उसके अगेंस्ट में compete कर पाना। आप देखो अमेज़न, फ्लिपकार्ट आज से है, कई सालों से है। उन्होंने अपना जो है एक कहते हैं ना कि उस एरिया को कैप्चर कर रखा है। अब क्या जो न्यू प्लेयर्स आएंगे, जो नए दुकानदार जो है वो आएंगे अपना इस तरीके से इस ऐप में अगर अपना प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो क्या वो उन सारे बिग प्लेयर्स को बीट कर पाएंगे या फिर उनके साथ टक्कर उनकी हो पाएगी? हमें आदत लग चुकी है मिंत्रा की, हमें ऐसी कुछ आदत लग चुकी है कुछ ब्रांड्स की जो कि हम लोग पहले नहीं इसको प्रेफर करते थे। लेकिन अगर पुराने कुछ भी अगर शॉप्स आ जाते हैं तो क्या हम लोग जो आज की डेट में प्रेफर करते हैं ब्रांड्स का, क्या उसको हम लोग छोड़ पाएंगे? तो ये दोनों तरीके से आप देखो कि प्रॉब्लम है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो बोथ मर्चेंट और बायर्स है वो यहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में ही जो है आप देखो घूमते रहते हैं, क्योंकि इनकी सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप कुछ भी अगर बुक करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है डिलीवरी सबसे ज़्यादा फास्ट भी देखने को मिलेगा एज़ कंपैरिजन टू किसी और भी ऐप से। कोई और ऐप अगर आप देखो तो ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो है वो आप देखो फास्टर डिलीवरी भी होता है, कुछ आवर्स में भी डिलीवर कर देते हैं। और रिटर्न की अगर बात करो तो ईजी रिटर्न है, कुछ भी अगर आपको सही नहीं लगा तो आप रिटर्न कर दो। अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो वो आपको रिफ़ंड भी कर देते हैं, और रिफ़ंड एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ है। बाकी और आप एप्लीकेशन में देखोगे तो इतना स्मूथ नहीं है। तो एक कम्पीट कर पाना बिग प्लेयर्स के साथ ये थोड़ी सी टफ हो जाएगी। साथ ही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ग्राउंड लेवल चैलेंजेस भी है, जिसमें कि ओपन नेटवर्क जो यहाँ पे लाया जा रहा है ना, ये कुछ ग्राउंड लेवल की चैलेंजेस फेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो कि कुछ प्रोडक्ट जो यहाँ पे सेलर के द्वारा डिलीवर किया जाता है, ये जेन्युइन है कि फेक है। आप भी कुछ इस तरीके का अब तक जो है आपके साथ भी घटना घटा ही होगा कि आप कुछ ऑर्डर कुछ और कर रहे हो लेकिन आपके पास कुछ और चीज़ें आ चुकी है, यानी कि फ़ेक प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। या फिर अगर आप बेडशीट ऑर्डर कर रहे हो तो आपके पास जो है कुछ और चीज़ें आ जाती है। ऐसा कई बार देखने को मिला है और आप लोग भी सफ़रर होंगे ही। तो ये सारी भी प्रॉब्लम होती है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की भी हमें जो है कई बार देखने को मिलता है कि जो फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं इस एप्लीकेशन में वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बट जब आप कोई उस चीज़ को अगर आप परचेज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस हिसाब का क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा। इस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी है। आप देखो आज की डेट में हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलिटरेसी की। तो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी डिजिटल इलिटरेसी की बात करूँ तो ये जो है और भी ज़्यादा आप देखते हो कि ये डबल प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो जब लोग यहाँ पे डिजिटली इलिटरेट है तो यहाँ पे कैसे हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस निकल कर आ पाएगा ऑनलाइन नेटवर्क के लिए। जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है कि ये अपनी मर्चेंट, बायर्स, ये सब को जो है इस तरीके का टेक्नोलॉजी में ढाल सकें। तो इसलिए आप देखो कि एक समथिंग कंपैरेबल बिट यहाँ पे बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इफ़ नॉट बेटर, बट जिस तरीके का चल रहा है उस तरीके का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स कि जैसा टेक्नोलॉजी चलते आ रहा है उस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम लोग को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि जो ओपन नेटवर्क यहाँ पे हमारा डिजिटल ई कॉमर्स है, ये इसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि कैसे गवर्नमेंट इसको लेती है और कैसे गवर्नमेंट इसको फॉरवर्ड करती है और एक सीमलेस प्लेटफॉर्म बिल्डअप करती है जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो। आज की डेट में आप देखो जितने भी दुकानदार पुराने हैं उनको मोबाइल सही से चलाने आता नहीं, ऑपरेट नहीं कर पाते, वो सिर्फ रिसीव और यहाँ पे डायल कर पाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए कितना फ्रेंडली रहेगा और कितना बेटर तरीके से उनके पास शॉपिंग इन्वायरमेंट रहेगा। या फिर जो डिस्प्यूट वगैरह भी है, कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे ऑर्डर कुछ होता है बट आपको डिलीवर कुछ होता है, या फिर पेमेंट कई बार जो है वो अटक सा जाता है, या फिर पेंडिंग है, या फिर पेमेंट जो है 2 बार डिडक्ट हो गया। तो कई तरीके के इशू निकल कर आते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है इसकी रिजोल्यूशन बेटर तरीके से हो पाएगी कि नहीं, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस सारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये रहा एक कंक्लूजन। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ओपन नेटवर्क जो यहाँ पे लाया जा रहा है फॉर डिजिटल ई कॉमर्स के लिए, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि फ़ीचर्स क्या हैं। फ़ीचर है कि यहाँ पे आप देखो कि नॉन एक्सक्लूजन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी अब बाहर नहीं रहेगा, सारे लोग जो है अब यहाँ पे ओपन नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलंटरी और फ्लेक्सिबल एडॉप्शन है, यानी कि वॉलंटरी, अगर आप चाहते हो यहाँ पे आना ऑनलाइन अपने सामान को बेचना तो आ सकते हो, नहीं चाहते हो तो मत आओ, कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं है। साथ ही ओपन स्पेसिफिकेशन है कि ओपन टू ऑल है और इक्वल एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आप देखो इनइक्वालिटी है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है, सबको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और ये बिज़नेस का, ये किसी के बिज़नेस के लिए कैसे हेल्प होगा, तो यहाँ पे आप देखो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा, क्रिएट होगा डिजिटल कॉमर्स में। कस्टमर का जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो पाएगा
मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस कम हो पाएगी। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट्स जो है वो सबको यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि ये डोमिनेंट है, यानी कि ये एक कंपनी ऐसी है जो कि मोनोपोली हो चुकी है, उन्हीं का पूरी तरीके से यहाँ पे जो है दबदबा है, तो ये कम हो पाएगा। और यहाँ पे सीमलेस इंटीग्रेशन होगा, यानी कि सप्लाई चेन जो है वो और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का होप है कि जो यूपीआई मॉडल सक्सेस है उसका रेप्लिकेट लाना। तो आज के डेट में क्या है कि प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है। इट मीन्स कि आप देखो कि ये मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, कंज्यूमर 1 है, प्रोवाइडर ऐप है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो इसमें कंज्यूमर 2 है, प्रोवाइडर ऐप है। साथ ही डिलीवरी प्लेटफॉर्म में क्या है कि कंज्यूमर 3 है और प्रोवाइडर ऐप है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है ना कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म अलग है और ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म अलग है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म अलग है, ठीक है। लेकिन ओपन नेटवर्क मॉडल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ओपन एपीआईज है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है और ओपन नेटवर्क इंटरफेस है कॉमर्स इंटरेक्शन के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है। पहले क्या था, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक था, यानी कि हर एक चीज़ का अलग प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब यहाँ पे जो है डिपेंड करेगा नेटवर्क पे, ठीक है। तो बायर्स और जो सेलर्स है वो यहाँ पे ट्रांजैक्ट कर पाएंगे, ये नहीं मैटर करेगा कि किस प्लेटफॉर्म और किस एप्लीकेशन में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप देखो कि अमेज़न में आज के डेट में अगर आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदनी है तो अमेज़न का ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, उसमें आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हो। बट ये ओपन नेटवर्क आएगा ना, तो एक ओपन नेटवर्क है जिसमें कि आप जाकर अगर आपको प्रोडक्ट को जो परचेज़ करना है उसको आप सर्च करो और उसको जो है आप सर्च करने के बाद उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऐसा ज़रूरी नहीं कि अमेज़न से ही या फ्लिपकार्ट से भी, किसी भी आप सेलर से इसको परचेज़ कर सकते हो। ओपन सोर्स का क्या मैं कहने का मतलब है, देखिए ओपन सोर्स कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस और सॉफ्टवेयर बनाना जिसमें कि टेक्नोलॉजी और जो कोड डिप्लॉय किया जा रहा है प्रोसेस के लिए ये फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए हर किसी के लिए। यानी कि कोई भी लोग जो है ओपन है, क्लोज्ड सोर्स होता है और ओपन सोर्स होता है, दो तरीके के मेनली सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा। ओपन सोर्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हर एक लोग जो है यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें जो यहाँ पे iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्लोज्ड सोर्स है, यानी कि जिसमें आप देखते हो कि एप्पल के सिस्टम वगैरह रन करते हैं तो वो क्लोज्ड है। यहाँ पे कोई भी जो है आराम से आकर इजीली यूज़, डिस्ट्रीब्यूट और मॉडिफाई नहीं कर सकता। वहीं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखोगे तो ये ओपन सोर्स है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल है कि यहाँ पे सही तरीके से यूज़ करे। जैसे सैमसंग, ज़ियोमी, नोकिया हो गया, ये सब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स है, तो वो अपने जो हार्डवेयर है ना उनको अपने ही तरीके से वो मॉडिफाई करते रहते हैं। सो दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ओपन यहाँ पे नेटवर्क और क्लोज नेटवर्क, ओके, ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप कि आपको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स समझ में आया होगा। तो देखिए ये एक मुझे लगता है कि जिस तरीके की परेशानी है आज के डेट में, इतना कंप्लेन निकल कर आ रहा है कि जो ई कॉमर्स कंपनीज़ है वो अपनी डोमिनेंट बढ़ाते जा रही है, उनका दबदबा चल रहा है, तो उसको यहाँ पे उसका एक सोल्यूशन है ये कि ओपन नेटवर्क बना देना चाहिए जिसमें कि सारे शॉपकीपर्स भी वहाँ पे आ जाए, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है, ओपन सोर्स का कहने का क्या मतलब है, इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को लाया क्यों जा रहा है, इस प्रोजेक्ट का कंसर्न क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं जो कि है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ गाइडलाइंस लाया गया और ये चाहते हैं कि एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करे। तो भाई जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ चाहते हैं ना तो वो बहुत पसंद आता है यूपीएससी को। तो यूपीएससी उस टॉपिक को पकड़ लेता है जहाँ पे आरबीआई ने कुछ किया है, तो इसलिए इकॉनमी का सबसे फेवरेट सेक्शन हो जाता है कि आरबीआई का कोई भी स्टेप्स है ना तो उसको आप लोग को एकदम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क आप लोग को टिक कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए आप देखते हैं कि ये आप लोग देखो कि जो यूनियन बजट इस बार का आया 2022-23 का, तो इसमें ये कहा गया कि 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा। अब ये आपका कुछ नया किया जा रहा है, तो 110% आप समझ लो कि नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए ये एक टॉपिक आपका तैयार हो गया, फाइन। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा 75th ईयर्स जो हम लोग यहाँ पे अपने स्वतंत्रता का सेलिब्रेट करेंगे, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा जा रहा है, तो उसी के लिए उसी को यहाँ पे आप देखो डेडिकेट करने के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा, फाइन। अब यहाँ पे आप देखो कि बजट अनाउंसमेंट हुआ है, तो कमेटी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग यूनिट्स है, ये आपका आरबीआई के द्वारा ही सेटअप किया जा रहा है। और रिकमेंडेशन किसकी है, तो किसी कमेटी की है जो कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा फाइनलाइज़ किया गया है। चलिए जो भी है अब ये समझते हैं एक एक करके कि ये है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो कि आप समझ रहे हो कि अगेन यहाँ पे ऑनलाइन से ही रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होगा, हब होगा,
जिसमें कि कुछ मिनिमम यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो कि डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स या सिर्फ सर्विस को डिलीवर करेंगे। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट और जो सर्विस है डिजिटली, उसको भी यहाँ पे सर्विस करेंगे। यानी कि आप समझो कि जितने भी यहाँ पे बैंकिंग प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह हैं, जैसे आप देखो कि बैंक में आप जब अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक आपका जो है यहाँ पे करेंट अकाउंट होता है। उसके अलावा आप देखो बैंकों से जो भी आप सर्विसेज लेते हो, चाहे लोन ले रहे हो या फिर यहाँ पे आप कुछ खरीद रहे हो या फिर आप मान लो कुछ भी जैसे डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो ये सब आपका जो है एक मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होगा, जिसे हम लोग डिजिटल बैंकिंग यूनिट कह रहे हैं। अब कौन परमिट करेगा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट को स्टार्ट करना है? तो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड लीड बैंक एरिया। तो लीड एरिया बैंक जो है, ये तीनों को छोड़कर यहाँ पे जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है सबको यहाँ पे कहा गया है कि वो डिजिटल जो बैंकिंग यूनिट्स है उसको यहाँ पे परमिट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही टीयर 1 और टीयर 1 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स हैं, यहाँ पे ये ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर इसको जो है एक बैंकिंग आउटलेट जैसा ट्रीट भी किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की बात करूं तो हर एक यहाँ पे जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है ये आपका जो है डिस्टिंक्टली हाउस्ड होगा। इसमें सेपरेट एंट्री और एग्ज़िट प्रोविज़न होगा, अलग से जो है इसमें इंटर कर सकते हैं, अलग से एग्ज़िट भी कर सकते हैं। साथ ही आज के डेट में जो यहाँ पे आपका बैंकिंग यूनिट है उससे ये अलग होगा थोड़ा। बैंक्स जो है अब ये फ्री है कि वो इन सोर्स और जो आउटसोर्स मॉडल है ऑपरेशन के लिए, जैसे डिजिटल बैंकिंग में जो भी काम हो रहा है तो उसमें यहाँ पे आउटसोर्स है और इन सोर्स है तो उसको अडॉप्ट किया जाएगा। प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करूँ तो हर एक जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है इनके द्वारा एक सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है उसको यहाँ पे ऑफर किया गया है। जैसे कि लाइबिलिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज है, यानी कि यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिजिटल किट होगा कंज्यूमर के लिए, मर्चेंट के लिए। एसेट प्रोडक्ट और सर्विस में आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि एमएसएमई जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टमेटिक लोन वगैरह जो दिया जाता है तो उनको भी यहाँ पे रखा जाएगा। डिजिटल सर्विस वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि कैश विड्रॉ कर लेते हो आप, कैश डिपॉजिट कर लेते हो एटीएम के थ्रू, कैश डिपॉजिट मशीन है, इंटरनेट बैंकिंग चल रहा है या फिर ग्रीवियांस डिजिटली जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो ये सब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है ये भी आपका इसी के तहत आएगा। अदर फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि वो डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेटर को इंगेज करे। साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट की बात करूँ तो ये हैंड ऑन कस्टमर एजुकेशन ऑफर करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है कस्टमर को यहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं फॉर सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। आपको पता है कि कई लोग जो है ये धोखा खा जाते हैं और आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि लोगों को डिजिटल लिटरेसी नहीं है और लोग जो है यहाँ पे सावधानीपूर्वक जो है डिजिटली इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स है ये सब सेफ़ रहे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे एडुकेट डिजिटल मशीन भी मैकेनिज्म होगा, जैसे कि रियल टाइम जो असिस्टेंस है वो ऑफर कर सकें। साथ ही जो कस्टमर ग्रीवियंसेस है उसको रिड्रेस करें डायरेक्टली या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स है। फाइन, अब देखते हैं कि डिजिटल बैंक क्या होते हैं। डिजिटल बैंक तो आप समझ ही रहे हो कि ऑनलाइन बैंक हो गया, जो कि जिसकी फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है, तो ये इंटरनेट पे रिलाई होता है। और आप देखो कि कुछ चैनल्स होते हैं जिसमें कि आपको कुछ बैंक के द्वारा जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन, जैसे कि आप डिपॉजिट करना है या फिर लोन वगैरह एक्सटेंड करना है तो ये फिजिकल ब्रांच से नहीं होगा, ये ऑनलाइन बैंक होते हैं। ऑनलाइन बैंक में आप देखो कि यहाँ पे नियो बैंक है या फिर ऑटोनोमस यूनिट ऑफ ट्रेडिशनल बैंक है या फिर यहाँ पे फुल स्टैक डिजिटल बैंक है। तो न्यू बैंक की बात करें तो न्यू बैंक एक ऑनलाइन यहाँ पे ओनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जो फिनटेक कंपनी है जो कि यहाँ पे पार्टनरिंग कर रही है और लाइसेंस बैंक यहाँ पे दिया जा रहा है, जिससे कि जो स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज है, जैसे आपको डिपॉजिट करना है, कार्ड्स आपको चाहिए, पेमेंट वगैरह करना है, तो ये सब काम ऑनलाइन बैंकिंग से हो सके। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लोबली जो डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस है ये डिफरेंट नेम से होता है। जैसे वर्चुअल बैंक भी है हांगकॉन्ग में, तो वर्चुअल बैंक भी सेम है जैसे डिजिटल बैंक है। इंटरनेट ऑनली बैंक है जो कि कोरिया और ताइवान में कहा जाता है, और डिजिटल बैंक है जो कि सिंगापुर में कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने देश में पहली बार लेकर आ रहे, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फाइन, तो इसेंशियल आप देखो कि यहाँ पे ऑनलाइन और जो मोबाइल बैंकिंग सर्विस है उसको एक छत के नीचे जो है यहाँ पे आपका कंबाइन कर दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आज के डेट में भी आप देखो कि कहीं पे भी कुछ खरीदना होता है, पेमेंट करना होता है, तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है कि इस अकाउंट में इतना ट्रांसफ़र कर दो या इस अकाउंट में इतना डिपॉजिट कर दो। आप बैठे रहते हो आराम से मोबाइल से जो है आपने जो है ट्रांजैक्शन कर लिया। तो ये बहुत ही बेटर है, बहुत ही ईज़ हो जाता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग कहने का मतलब है कि बैंकिंग फीचर्स और सर्विस को एक्सेस करना।
वाया किससे, तो योर बैंक वेबसाइट से। मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो इसका मतलब है कि एक ऐप को यूज़ करो और इससे जो है सेम बैंकिंग फीचर्स जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो वाया मोबाइल डिवाइस से, जैसे कि स्मार्टफोन और टैबलेट्स हो गए। उसके अलावा ओवरऑल आप देखो तो यहाँ पे की मॉडल है जो कि यहाँ पे आपका डिजिटल बैंक्स में निकल कर आता है। तो ऑटोनोमस यूनिट ऑफ ट्रेडिशनल बैंक की बात करें तो ये सारे एंटिटीज़ है जो कि न्यू बैंकिंग ऑपरेशंस जो ट्रेडिशनल बैंक का है उसमें के लिए काफ़ी एसेंशियल है और ये एकदम स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। फॉर एग्जांपल आप देखो 811 कोटक महिंद्रा बैंक है और यूनो है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये अपना जो बैंक है ना, अपना बैंक का ये इस तरीके से अपना प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जिससे कि ये स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। फाइन। फुल स्टैक की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक है जो कि फुल्ली यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेटर्स के द्वारा रेगुलेट भी किया जाता है और इनका अपना खुद का ब्रांड भी होता है और खुद का यहाँ पे बैलेंस शीट भी होता है। जैसे स्टारलिंक देख लो, वे बैंक है, ककाओ है, N26 है। तो ये सब कुछ ऐसे यहाँ पे आपको बैंक देखने को मिलेगा जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये समझते हैं डिजिटल बैंक का यहाँ पे क्या एडवांटेज है, क्यों इसको लाया जा रहा है। तो आप लोग अपने आप में भी फील कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा ये ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि जो बैंकिंग अप्रोच है, हर काम के लिए जो लोगों को दौड़ के अपने बैंक जाना होता है वो काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है ना। फिजिकल फुटप्रिंट यहाँ पे ख़त्म हो गया, एफिशिएंसी इन्हांसमेंट हो गई है। टिपिकली आप देखो कि इस तरीके के जो बैंक है जो कि थिंकिंग अप्रोच यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं पर्टिकुलर बैंकिंग एरिया को लेकर, उनके प्रोडक्ट, उनके सर्विसेज को लेकर, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुका है अगर आप ऑनलाइन बैंक का इस्तेमाल करते हो। साथ ही कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट करना, इट मीन्स कि आप समझो कि अगर टेक्नोलॉजी आज के डेट में इतना अपडेट हो रहा है तो हमारे डे टू डे लाइफ में भी टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन हो चुका है। अब हमें कहीं से भी कुछ खरीदना हो या फिर कुछ भी काम करना हो बैंकों का तो हम लोग घर बैठे भी कर पाते हैं। इससे क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। हर एक लोगों के पास एक बैंक अकाउंट तो ओपन होगा ही ना, जिससे वो क्या करेंगे कि उनको यहाँ पे बैंकिंग सर्विस मिल पाएगा। आप देखो 63.88 मिलियन यहाँ पे एमएसएमई है जो कि आज भी यहाँ पे फॉर्मल फाइनेंस से बाहर है। तो डिजिटल बैंक क्या हो पाएगा कि लास्ट माइल यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन होगा, यानी कि दूर दूर तक जो लोग हैं जो बैंकों तक पहुँचना उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है तो उनके घर तक, उनके हाथ तक, उनके मोबाइल तक यहाँ पे जो है बैंकिंग प्रोवाइड किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये हमारे यहाँ की एक वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिससे आप देखो कि 40% से ज़्यादा जनरेशन यहाँ पे जो जनरेट होता है यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा एक्सपोर्ट करने में हमारे जितनी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है तो 30% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है एमएसएमई ही सेक्टर करती है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो हमारी एक्सपोर्ट भी आप देखो कि 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है एमएसएमई की ही प्रोडक्ट का किया जाता है। सो दैट्स वाई एमएसएमई प्रोडक्ट्स जो है और ये जो आपका बिजनेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सर्विंग देखो रूरल बैंक मार्केट को भी यहाँ पे सर्व किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट है वो भी यहाँ पे डिजिटल बैंक के द्वारा उनमें भी यहाँ पे सर्व किया जाएगा। यहाँ पे बैंकिंग सर्विस जो है वो यहाँ पे रिच हो पाएगा जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट ओपन होते हैं तो। साथ ही सेटअप के लिए यहाँ पे इजी हो जाएगा और एक बेटर सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा कि लेसर स्टाफ होंगे, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग है तो यहाँ पे स्टाफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चीपर मेंटेनेंस होगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकली टूल है, यहाँ पे कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जो कि यहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा होगा। और एक बेटर कस्टमर जो एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सप्लाई साइड अगर आप देखो तो कॉन्स्टेंट्स है इन ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग, जैसे कि आप देखो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन की कमी है, लो रिस्क एपेटाइट है, लिमिटेड अंडर राइटिंग एबिलिटी है। तो ये सारी भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे देखी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझो कि हर एक चीज़ जो है यहाँ पे 100% सही और 100% यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता, कुछ तो लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन है कि पब्लिक अवेयरनेस की कमी है। आज के भी डेट में देखो आप कि ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हो वो आज से तो नहीं कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो, बट स्टिल हमारे देश में क्या है कि फिनेंशियल लिटरेसी कम है। पैसे को लेकर डिजिटल लिटरेसी यानी कि मोबाइल ऑपरेट करना, डेस्कटॉप ऑपरेट करना, ये सब जो है बहुत कम ही लोग यहाँ पे हमारे देश में सीख पाए हैं। तो चाहे वो सेमी अर्बन हो या फिर ग्रामीण वाला एरिया हो, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फिनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत कम है। तो ऑफलाइन जो प्रेजेंस है ये आज के डेट में नेसेसरी है, जिससे कि हम लोगों को एजुकेट कर सके, कस्टमर को ड्राइव कर सके कि आप ऑनलाइन मोड में आओ, उनको बता सके, सिखा सके। साथ ही लो इंटरनेट और जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है हमारे देश में, आप देखो तो यहाँ पे स्मार्टफोन पेनिट्रेशन तो बहुत ही अच्छा है, बट इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो पा रहा है। और गांव दराज में आप देखो तो इंटरनेट की फैसिलिटी तक नहीं है, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स केबल तक नहीं पहुँचा है।
साथ ही ट्रस्ट बिल्ड करना, आप देखो कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है वो अगर यूज़ करते हैं और पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, और एक बार अगर पेमेंट अटक जाता है या पेंडिंग हो जाता है, तो आप देखते हो कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, लोग यहाँ पे मानते ही नहीं है कि वो ट्रस्ट करे। तो इसलिए आप देखो कि बैंक वगैरह जो होता है वो फिज़िकल प्रेजेंस इन यहाँ पे हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है वो ज़्यादा मानते हैं। तो वही चीज़ है कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक डिजिटल बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। लैक ऑफ रेगुलेशन है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे रेगुलेशन की कमी है। न्यू बैंक जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, और लेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है अपने खुद के बुक पे ही ये डिपेंड यहाँ पे ऑफ़र करते हैं, तो इसलिए रेगुलेशन जो है इसकी कमी है। साथ ही स्मॉल रेंज ऑफ सर्विस देखने को मिलेगा, जैसे कि इतने सारे सर्विस है, तो जैसे ट्रेडिशनल बैंक ऑफ़र करते हैं, आप कोई बैंक चाहते हो तो आपको हर एक तरीके का ऑफ़र देखने को मिलेगा, लेकिन जो डिजिटल बैंक है ना, इसमें इतने सारे ऑफ़र्स नहीं होते हैं। और स्मॉल रेंज ऑफ सर्विस है, जैसे कि ये भी चीज़ें हमने देखा कि जितना सर्विस यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक ऑफ़र करते उतना यहाँ पे डिजिटल बैंक नहीं करते। तो कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जैसे डेवलप्ड नेशन है तो डिजिटल बैंक जो है वो आपका कंसिडरेबल एफिशिएंसीज़ है, यहाँ पे प्राइस वगैरह आपका कॉस्ट कम होता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता है बहुत सारे एरिया जो कि ओल्ड वर्ल्ड बैंकिंग है। इसी तरीके से अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हमें भी इस तरीके से जो है आगे बढ़ने के लिए पुश करना होगा, एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी लेकर आना होगा, जिससे कि जो कंस्ट्रेंट है, जो एक बाधाएं हैं, उसको हम लोग दूर कर सकें। फाइन। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग डिजिटल बैंक का देखें तो सबसे पहला क्या है कि बैंक की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। फोकस है अंडर पेनेट्रेटेड सेक्टर में, जहाँ पे हमारी बैंकिंग सर्विस नहीं पहुँची है वहाँ तक इसको लेकर जाना है, जैसे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो MSME सेक्टर है वहाँ पे बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो नहीं पहुँचा है, तो ऑनलाइन हम लोग पहुँचा सके। ओनरशिप जो नॉर्म्स है उसको रिलैक्स करना है, जिससे कि बिग टेक कंपनीज़ हो, फिनटेक हो, अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे डिजिटल बैंक पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको हम लोग अट्रैक्ट कर सकें। फाइन। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट है, तो इसे भी आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है, RBI के द्वारा ये स्टेप्स लिया गया है, और यहाँ पे 75 जो यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है वो 75 सिटीज़ में इसको डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप किया जाएगा, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग ने समझा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है, कौन इसे परमिट करते हैं, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका प्रोडक्ट और अदर फीचर्स भी। डिजिटल बैंक क्या है ये समझे, 3 की मॉडल भी है यहाँ पे, उसे भी हमने देखा, एडवांटेजेस क्या है और साथ ही साथ लिमिटेशन क्या है, और फाइनली हम लोग ने यहाँ पे कंसर्न भी देखा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतनी ही रखते, फिर कल मैं यही इसी टाइम पे मिलूँगी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।